मॉर्निंग फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस चैनल में आपका स्वागत है। प्रज्ञान आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो उसे डिसलाइक भी कर सकते हो। उसी के साथ आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगे तो मत करें। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आपकी राइट ऑफ फ्रीडम को भी बनाकर रखना आवश्यक है, तो हम उसके लिए आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे। वही एक लोकतांत्रिक शासन पद्धति का भी मूल्य है और वही हमारे चैनल का भी मूल्य है। तो यानी कि अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और उसी के साथ साथ दूसरे लोगों को भी हम अपनी सेवा दे सकें, इसके लिए आप हमारे चैनल को शेयर्स वगैरह भी कर सकते हैं। और अब हम बिना समय वेस्ट किए अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यानी कि कल हमने प्रबोधनकालीन चिंतन पढ़ा था और प्रबोधनकालीन चिंतन के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, उनको आज में रिवाइज करना तो नामुमकिन है, यानी कि वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि वीडियो फिर लंबी बन जाती है। तो जो हमने पढ़ा था यानी कि प्रबोधनकालीन चिंतन, खोज वगैरह, रिसर्च वगैरह, चेतना, जन चेतना जो आई एक ब्रीफिंग के माध्यम से समझ लो। यानी कि जन चेतना को जागरूक किया और उसी जन चेतना ने फिर कैसे अमेरिका रिवॉल्यूशन को, मैंने कल बताया था, यानी कि क्रांतियों को कैसे इन्होंने आगे प्रेरित किया। तो उसी को हम यहाँ अब पढ़ेंगे विस्तार से। तो पहले देखो अमेरिका क्रांति यानी कि 1776 में हुई अमेरिका रिवॉल्यूशन। तो देखो एक बार इसको समझ लो, पृष्ठभूमि पढ़ेंगे क्या था, किस तरीके से अंग्रेजों ने उसको गुलाम बनाया, किससे जीता उसको और किस वजह से अमेरिकियों ने उसको किस कारण से और किस तरीके से गुलाम बनाते धीरे धीरे वहां औपनिवेशिक नीतियों का आधिपत्य किया। तो देखो कारण क्या थे अमेरिका क्रांति होने के, यानी कि क्रांति होने के क्या कारण थे। सबसे पहला बिंदु स्वतंत्रता की चेतना, यानी कि उनके अंदर स्वतंत्रता की चेतना कैसे आई और स्वतंत्रता की चेतना ने क्या किया। वहीं देखो दोषपूर्ण शासन प्रणाली, यानी कि ब्रिटिश की जो नीतियां बनती थी उनके अंदर क्या दोष थे और उन दोष के कारण ही क्रांति को कैसे प्रेरित किया गया। वहीं सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 63 तक, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ, जैसे हम पढ़ेंगे यही इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और वहां से फ्रांस को कनाडा से प्रतिस्थापित कर कनाडा को भी ब्रिटिश का औपनिवेशिक शक्ति के रूप में कॉलोनिज्म का शिकार हुआ कनाडा भी, और कनाडा को गुलाम बनाया। उसी के साथ साथ वो बात अलग है कि वहां स्वशासन की अधिपत्य शक्ति दी गई, वो हम अलग चीज पढ़ लेंगे। यानी कि बौद्धिकों की भूमिका मतलब कुछ इसमें आपको पढ़ाऊंगा। बौद्धिक यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने क्या कहा और कैसे उन लोगों ने अपने विचारों के माध्यम से क्रांति को बूस्टअप किया, यानी कि क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उन बुद्धिजीवी वर्गों के लोगों ने क्या की। तो जेम्स ओटिस जैसे व्यक्ति को हम यहाँ पढ़ेंगे, उन्होंने क्या कहा। तो यानी कि औपनिवेशिक, नेक्स्ट पॉइंट, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां, यानी कि औपनिवेशिक जो आर्थिक नीतियां हैं उससे अमेरिका के लोग कैसे प्रभावित हुए और कैसे उनका शोषण हुआ, उसी के कारण जो उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्रांति करने में निभाई उसको इस बिंदु के माध्यम से समझेंगे। वहीं ब्रिटिश शासन की नीतियां, यानी कि ब्रिटिश शासन की नीतियां का मतलब यह हुआ कि जो इंग्लैंड में बैठे हुए सम्राट यह बोलते थे वहां के प्रधानमंत्री को कि ब्रिटिश के अधीन जो भी अमेरिका कॉलोनिज्म का शिकार हुआ है उसके अंदर कैसी नीतियां बनानी। तो उसी में कुछ प्रधानमंत्रियों ने अपनी नीतियां बनाई, जैसे ग्रेनविले की नीतियां और लॉर्ड नॉर्थ की चय नीति। तो यह सभी अमेरिका क्रांति के कारण है, जिनके कारण अमेरिका क्रांति हुई। वहीं देखो इसके परिणाम क्या रहे, यानी कि इसने विश्व और पूरे अमेरिका के ऊपर यानी कि क्या प्रभाव, क्या परिणाम दिया। उसी के साथ इसका स्वरूप कैसा था, मध्यम वर्गीय स्वरूप या प्रगतिशील स्वरूप, अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति के रूप में या औपनिवेशिक विरोधी स्वरूप, यह पढ़ेंगे। उसके बाद जब यह सभी क्रांति समाप्त हुई तो अमेरिका का क्या बना, फिर संविधान बना। तो यह हुआ अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान ने विश्व को क्या दिया, एक लिखित संविधान बना और उसमें फंडामेंटल राइट जैसे व्यक्ति को केंद्र में रखकर मूल अधिकार जैसे बिंदु, वहीं शक्तियों का पृथक्करण, वहीं संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून का जुडिशरी के द्वारा
रिव्यू करना उनको, यानी कि न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति जो भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 13 में दी गई है, वह अगर देखा जाए तो अमेरिका के संविधान से ही भारत के संविधान के अंदर ली गई है। तो आज हम यहीं से ये सारी की सारी पूरी की पूरी फॉर्मेट को अपने कॉपी और पेन में एक तरीके से समा लीजिए इसको, और कॉपी पेन में समाने के बाद अपने माइंड में वहां से समा लीजिए, और उसके बाद इसको मेंस के स्तर पर लिखने के लिए आप परिपक्व हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पृष्ठभूमि क्या है। तो इसको तो आप बैक करके वीडियो को भी लिख सकते हो, तो मैं अब इसको क्या काम करूंगा, धीरे धीरे इधर समझाऊंगा आपको, और जो बिंदु मैं यहाँ से समझाता जाऊंगा उसको मैं यहाँ से रब करता जाऊंगा, ताकि मुझे आपको समझाने के लिए बोर्ड पर स्पेस चाहिए होगा। तो प्लीज कृपया आप सभी इसको सिनॉप्सिस को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट्स के अंदर मैं यह सिनॉप्सिस दोबारा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि नोट्स मैं आपको डिजिटल फॉर्म में ही देने वाला हूं। तो आप कहीं ना कहीं इसको पहले से ही बना के रखिएगा सिनॉप्सिस, ये आपके मेंस के बाद जब मेंस का एग्जाम होगा उस समय बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यानी कि सिनॉप्सिस के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यह सिनॉप्सिस ही है। जैसे ही अमेरिका क्रांति तुम जब नोट्स में पढ़ लोगे और जब रिव्यू करना होगा एग्जामिनेशन वाली नाइट में, तो आप देखोगे कि अमेरिका क्रांति यानी कि पृष्ठभूमि क्या थी, वही देखोगे कारण क्या थे, ये ऐसे ऐसे बिंदु, स्वतंत्रता की चेतना, दोस्त शासन प्रणाली, सत्तर से युद्ध, और ये सारे बौद्धिकों की भूमिका, औपनिवेशिक आर्थिक कानून, ब्रिटिश शासन की नीतियां, ग्रेनविले की नीति, नॉर्थ की चयन नीति, परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग प्रगतिशील अमेरिका, स्वतंत्रता क्रांति के रूप में औपनिवेशिक विरोधी स्वरूप अमेरिका संविधान, ये सारे के सारे तुरंत आप क्या कर जाओगे, इनको एक तरीके से बहुत ही चंद सेकंडों में इसको पूरे चैप्टर को पढ़ जाओगे सिनॉप्सिस के माध्यम से। और जैसे ही आपने पढ़ा कि स्वतंत्रता की चेतना, तुरंत प्रबोधनकालीन चिंतन आपके माइंड में आया और तुरंत वहां से आपने बिंदुओं को लिखना स्टार्ट किया भूमिका बनाकर। जैसे दोस्तपूर्ण शासन प्रणाली मैं बता दूंगा, वहां से तुम पढ़ लेना नोट्स में भी, और तुमको सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ सभी कंटेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। उसी के साथ जैसे ही तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर इससे किसी भी तरीके से सवाल आ जाए आप उसको करने के लिए कैपेबल होगे। तो देखो हम यहाँ से पृष्ठभूमि से स्टार्ट करते हैं। पृष्ठभूमि देखो क्या थी, अमेरिका के अंदर स्पेनिश गए और स्पेनिश वगैरह का वहां धीरे धीरे, जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों से पहले कई सारी कंपनी आई और आपस में प्रतिस्पर्धा कर कर अंग्रेजों ने उनको वहां से इंडिया से प्रतिस्थापित किया, उसी तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका की भी सिचुएशन हुई। तो वहां स्पेनिश जैसे लोगों के आधिपत्य को हटाने के लिए अंग्रेजों ने 1588 के आसपास, यानी कि 1588 में स्पेनिश को वहां से प्रतिस्थापित किया और अपना शासन वहां पर स्थापित किया। पृष्ठभूमि यह हुई, वहां पर स्थापित करने के बाद ब्रिटेन से जैसे ही अंग्रेज गए वहां पर, तो वो प्रगतिशील चिंतन से, तो आपने देखा है कि यूरोप के अंदर उस समय प्रगतिशील चिंतन उनके अंदर लोगों के समाया हुआ था। तो यानी कि अपने प्रगतिशील चिंतन को जब यहां से व्यक्ति वहां गए तो वह वहां साथ में लेकर गए, और अपनी जो यहां तुमने देखा था यूरोप के अंदर धर्म, श्वेत, अश्वेत, चर्च, पोप जैसी व्यवस्थाएं थी, वो सभी वह ब्रिटेन के अंदर ही छोड़कर एक तरीके से तटस्थ होकर गए, और उसी के साथ में उन्होंने वहां एक नया जीवन स्टार्ट किया। और इसी संदर्भ में यह कहा गया कि अमेरिका यानी कि अमेरिका जो है वह एक ही साथ नई दुनिया का हिस्सा बन गया, यानी कि पुरानी दुनिया अमेरिका थी और नई दुनिया यानी कि यूरोप पश्चिम का एक हिस्सा बन गया। तो उसी तरीके से कहा जाता है, सेंटेंस कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अमेरिका अब एक ही साथ पश्चिम एवं नई दुनिया का हिस्सा कैसे बना। तो वह नई दुनिया का हिस्सा का मतलब यही है कि पश्चिम जो यूरोप से आने वाले व्यक्ति थे उनका वह हिस्सा बना। तो अगर देखा जाए तो जो पश्चिम से व्यक्ति आए, यानी कि ब्रिटेन से जो व्यक्ति गए, इसमें 90% व्यक्ति इंग्लैंड से थे और बाकी 10% इधर उधर से। तो यानी कि ज्यादा मेजोरिटी में जो गए लोग तो इंडिया से वहां पे गए, नहीं इंडिया से सॉरी इंग्लैंड से वहां पर गए, और ब्रिटिश को धीरे 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 उन्होंने औपनिवेशिक ट्रैप में फंसाकर वहां पर नीतियां लागू करनी स्टार्ट की। और जैसे ही नीतियां लागू करनी स्टार्ट की, उन्हीं नीतियों के केंद्र में ऐसे बिंदु पेच फंसे हुए थे जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रगतिशील विचार को प्रमोट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जैसे आपने देखा होगा जो केंद्रीकृत मतलब कि केंद्रीकृत संस्कृति थी, जैसे यूरोप में आपने देखा होगा, केंद्रीकृत संस्कृति का मतलब समझो, केंद्रीकृत संस्कृति
केंद्रीकृत संस्कृति का मतलब हुआ केंद्रीकृत संस्कृति का मतलब हुआ, जैसे माइंड जब पढ़ाने में लग जाते हैं तो लिखने में माइंड हाथ नहीं चलता, लिख क्या रहे हैं वो आप थोड़ा देख लेना कि लिखना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि माइंड एकदम से ट्रांसफर करना लिखने में और फिर उस पर टॉपिक पे जाना तो थोड़ा उसमें दिक्कत कभी कभी हो जाती है। गर्मी का समय है इस समय। तो देखो केंद्रीकृत का मतलब यह हुआ कि ईसाई और इस्लाम ये दो धर्म, यानी कि केंद्रीकृत संस्कृति का मतलब यह हुआ, केंद्रीकृत संस्कृति कि अपनी अपनी संस्कृति को केंद्र में रख रहे हैं, और यही सबसे बड़ी इन लोगों की कमी दिखाई पड़ती है। उसी के कारण, इनकी इस कमी के कारण ही भारत सामासिक संस्कृति, यानी कि सामासिक संस्कृति मतलब सारी संस्कृतियों को साथ लेकर परस्पर विरोधी मूल्यों और विरोधी विचारों को भी साथ लेकर आगे बढ़ना, वह सामासिक संस्कृति यानी कि भारत की संस्कृति इसलिए इन संस्कृतियों से श्रेष्ठ मानी जाती है। और हो जाती है कि ये बिंदु ऐसा है कि केंद्रीकृत संस्कृति यानी कि अगर रहेंगे जहां पर ईसाई ही रहेंगे वहां पर कोई और नहीं रहेगा, हमारी संस्कृति डोमिनेट करेगी और हमारी ही संस्कृति श्रेष्ठ होगी। लेकिन भारत में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए भारत के अंदर आज भी दुनिया भर के धर्म, रिलीजन, धर्म, जाति विशेष दुनिया भर के हैं और उनको ही साथ में लेकर चला जाता है। लेकिन ऐसा यूरोप में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। वहां तो आपने देखा, जब आप धीरे धीरे तुम देखोगे कि जैसे हम अमेरिका रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस रिवॉल्यूशन आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो तुम देखोगे यहाँ तो भाषा के आधार पर कंट्रियों का डिवाइडेशन हो गया और बोल भाषा, कल्चर को बहुत ज्यादा प्राथमिकता ही इन लोगों ने दी। इसी कारण वहां पर पूरे यूरोप में छोटी छोटी कंट्री यानी कि छोटी छोटी कंट्री भाषा के आधार पर कंट्रियों का निर्माण हुआ राष्ट्रों का, और बड़ी बड़ी उन्हीं को भाषाओं को लेकर व्यक्तियों ने बहुत खून बहा और उसी के साथ में क्रांतियां हुई बड़ी बड़ी भाषाओं को लेकर ही, और भाषाओं के आधार पर फिर राज्यों के गठन हुए और मुल्कों का निर्माण हुआ। तो देखो कारण क्या थे अमेरिका क्रांति के, पृष्ठभूमि तो समझ गए होगे आप। जब स्वतंत्रता की चेतना यानी कि स्वतंत्रता की चेतना, पहला बिंदु स्वतंत्रता की चेतना, जो अमेरिका से व्यक्ति गए थे, अमेरिका में जो ब्रिटिश से व्यक्ति गए थे वो प्रगतिशील चिंतन थे, तो प्रेरित थे और उससे परिचित भी थे। यानी कि प्रबोधनकालीन चिंतन जब यूरोप में हो रहा था, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ मैंने बताया था, तो यानी कि ये व्यक्ति यूरोप में ही थे। यूरोप से जब अमेरिका के अंदर गए तो ये प्रगतिशील जो विचार थे उनसे तो ये भलीभूति जान पहचान इनका उससे काफी ज्यादा मुखातिब हुए थे ये लोग सभी। तो यानी कि प्रगतिशील चिंतन तो इनके अंदर भरा हुआ था ऑलरेडी। तो जब ये वहां से गए अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के अंदर स्टार्टिंग में क्या हुआ, अमेरिका के अंदर ब्रिटिश ने स्टार्टिंग में कड़ाई से कानूनों का पालन नहीं किया, यानी कि वहां सख्ती से कुछ भी नहीं किया। सख्ती इसलिए वहां पर नहीं की कि उसी समय ब्रिटेन के अंदर सम्राट और संसद के बीच आपस में झगड़ा चल रहा था, यानी कि विवाद चल रहा था। और वही आप जब देखोगे झगड़े के अंदर आपने देखा होगा या सुना भी होगा, अगर वो किसी ने पढ़ी हो तो उसके तहत अमेरिका के अंदर 1688 के आसपास गौरवपूर्ण क्रांति होती है, और गौरवपूर्ण क्रांति होने के बाद राजा की सत्ता थोड़ी डाउन हो जाती है, यानी कि सम्राट की सत्ता डाउन हो जाती है और संसद की थोड़ी पावर बढ़ जाती है। और जैसे ही पावर बढ़ी वहां पर स्टार्टिंग से तो ब्रिटिश ने वहां बहुत लिबरल रूल चलाया, और जैसे ही वहां संसद के पास थोड़ी सत्ता का पावर बढ़ी, और पावर बढ़ते ही जैसे ही उसने वहां पर कड़ाई करनी स्टार्ट करी, और वह कड़ाई करनी जब स्टार्ट करी तो जो लोग वहां पर गए हुए थे अमेरिकी जो थे, तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए जैसे ही कड़ाई करी वहां की सरकार ने उन लोगों के ऊपर, तो इन्होंने क्या उसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ कड़ाई से कानूनों का या नियमों का पालन नहीं कराया था, क्योंकि वहां यूरोप के अंदर यानी ब्रिटिश सरकार के और वहां के सम्राट के बीच विवाद चल रहा था। मई 1688 के आसपास गौरवपूर्ण क्रांति हुई और उसमें सम्राट की पावर थोड़ी डाउन हुई, और उसी के साथ में संसद की पावर का थोड़ा उत्थान हुआ, और उत्थान के साथ ही जैसे हुआ संसद के पास ज्यादा पावर आई और उसने वहां कड़ाई से विरोध कानूनों का पालन करने के लिए सख्तियां की। तुरंत जैसे ही वो प्रगतिशील चिंतक थे उन्होंने इसको अपने ऊपर प्रहार समझा और उसने
इसका रिएक्ट किया, तो यानी कि स्वतंत्रता की चेतना उनके अंदर तुरंत जागृत हुई। उसी तरीके से दोषपूर्ण शासन संरचना क्या थी, अब देखो दोषपूर्ण शासन संरचना को समझो। दोषपूर्ण शासन संरचना का मतलब यह हुआ कि अमेरिका के अंदर ब्रिटिश जब शासन चलाती थी तो वहां पर एक तो गवर्नर की अपनी आपस में एक परिषद होती थी जिसमें गवर्नर यानी कि अपने सदस्यों को नियुक्त करता था। दूसरी एक परिषद अमेरिकियों के द्वारा निर्वाचित होती थी और उसमें अमेरिका के सदस्य कुछ प्रतिनिधि आते थे, उनको नियम और कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन नियम और कानून बनाने का, कर लगाने का तो अधिकार था, लेकिन वह अंतिम रूप से तभी लागू होते जब गवर्नर उस पर अपनी स्वीकृति दे देते। तो यानी कि अंतिम अधिकार उन नियम कानूनों को लागू करने या ना करने का भी अधिकार किसके पास था, गवर्नर के। और गवर्नर कहां से अपॉइंट होता था, ब्रिटिश सरकार का गवर्नर वहां पर होता था। तो यानी कि एक तरीके से कहने के लिए देखो, जैसे गवर्नर जो शासन पद्धति चलाता था, यहां उसकी जो सदस्य होते थे, सदस्य नियुक्त करता था। और दूसरी तरफ एक परिषद थी अमेरिकी जिसमें लोग चुनकर आते थे। इस परिषद के अंदर चुनकर इनको नियम और कानून बनाने का तो अधिकार था, लेकिन अंतिम शक्ति इसकी गवर्नर के पास थी। और जैसे इन्होंने कोई नियम या कानून बना दिया, उसको लागू करना या ना करना गवर्नर पर निर्भर है, तो इसका कोई महत्व ही नहीं रहा। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो नाम मात्र के लिए तो बना दी इसको, जब इसके पास कोई राइट्स ही नहीं, यानी कि कोई अधिकार ही नहीं उस तरीके से कि वह अमेरिकियों के लिए कोई नियम, अच्छा कानून बनाए और उसको उनके ऊपर लागू करे ताकि उनका कल्याण हो, तो ऐसा कभी ब्रिटिश नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, यह दोषपूर्ण शासन संरचना वहां विद्यमान थी। और इस दोषपूर्ण शासन संरचना ने, आपने देखा कि प्रगतिशील चिंतन से तो प्रेरित ऑलरेडी है ही, तो जैसे जैसे वहां जो भी सिस्टम के अंदर गलत चीजें थी उनको तुरंत उन प्रगतिशील विचारक जो वहां पहुंचे पश्चिम से एनलाइटमेंट के बाद, उन्होंने तुरंत जागृत किया और दुनिया को दिखाया कि देखो ये कैसी दोषपूर्ण शासन प्रणाली है। इसने क्रांति को इस कारण भी प्रेरित किया। वहीं देखो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक, यह युद्ध किसके बीच में हुआ, देखो सप्तवर्षीय युद्ध यह हुआ कि कनाडा के ऊपर फ्रांस का आधिपत्य था। तो जब फ्रांस का आधिपत्य था, कहीं ना कहीं जब जो अमेरिका का उत्तरी क्षेत्र है और कनाडा का दक्षिणी क्षेत्र है, यानी कि साउथ कनाडा का जो क्षेत्र है और अमेरिका का जो नॉर्थ एरिया है, वह दोनों आपस में सीमा रेखा बनाते हैं। तो जब ऊपर में यानी कि कनाडा के दक्षिणी क्षेत्रों में फ्रांस का शासन था वहां पर, तो क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की जनता थी वह कहीं ना कहीं यह देखती थी कि अगर हम ब्रिटिश के विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही करेंगे तो फ्रांस का उनको एक भय था कि हमारे ऊपर यह अत्याचार ना करे या हमको गुलाम ना बना ले। तो इसीलिए वह कहीं ना कहीं तब तक कोई खास उसके अगेंस्ट में कार्य नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह एक अपनी सुरक्षा के रूप में ब्रिटिशर्स को वहां देख रहे थे। जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और फ्रांस को वहां से हराया, इसमें इंग्लैंड की जीत हुई और फ्रांस को जैसे ही हराया तो यानी कि उन्होंने देख लिया कि अब फ्रांस यानी कि फ्रांस कनाडा से वहां से निकल चुका। अब उनको यह भी भय नहीं रहा अमेरिकियों को कि फ्रांस हमको गुलाम बनाएगा या हमारे ऊपर अत्याचार होंगे। तो यानी कि उनको एकमात्र उनका दुश्मन ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिश सरकार रही और उसी के अगेंस्ट में उन्होंने तुरंत क्रांति के बिंदुओं को प्रेरित किया और क्रांति होने में इसने अपनी महत्वपूर्ण सप्तवर्षीय युद्ध ने भूमिका निभाई। वहीं आपने देखा होगा कि सप्तवर्षीय युद्ध में जो युद्ध का भार बढ़ा ब्रिटिश सरकार के ऊपर, और ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के भार में जो खर्च आया उस खर्चे को लेने के लिए यानी कि पूर्ण करने के लिए, एक तरीके से खर्चे का वहन और उसको पूरा करने के लिए खर्चे को इनके ऊपर दुनिया भर की नीतियां बनाकर टैक्स लगाए और उन टैक्सों का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। और कहीं ना कहीं इस युद्ध ने, सप्तवर्षीय युद्ध ने फ्रांस की क्रांति को भी प्रेरित किया, क्योंकि जब फ्रांस हारा वहां से, देखो युद्ध में कोई हारे या जीते इस बात से मतलब नहीं आपको, यहाँ
युद्ध में चाहे तो जीते चाहे हारे, लेकिन नुकसान दोनों का होता है, जीतने वाले का भी और हारने वाले का भी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हारने वाले का कम और जीतने वाले का ज्यादा होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जीतेगा वही जो ज्यादा परमाणु बम जैसे जितने भी हथियार, लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसके पास ज्यादा होगा, यानी कि जिसने उसके ऊपर ज्यादा खर्च किया होगा वही जीतेगा। नॉर्मली बात, वो बात अलग है कि युद्ध जीतने के बाद किसको ज्यादा लॉस हो और किसको हानि हो, यानी कि एक तरीके से किसके ऊपर संदिग्ध हो भी जाए वो बाद की प्रक्रिया है। लेकिन युद्ध जीतने की प्रक्रिया में एक तरीके से देखा जाए तो जिसकी शक्ति, लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसके पास ज्यादा होगा वही जीतेगा। तो युद्ध हो, हार या जीत हो युद्ध के अंदर, लेकिन खर्चा दोनों के ऊपर ही आता है, नुकसान दोनों को ही होता है। तो इस युद्ध से उसी तरीके से फ्रांस की सरकार के ऊपर भी खर्च बढ़े, और जैसे ही खर्च बढ़े तो उन्होंने वहां की पब्लिक के ऊपर क्या किया, टैक्स को बढ़ाया। यानी कि जब टैक्स को बढ़ाया तो फ्रांस की जनता के ऊपर भी करों का भार बढ़ा, और वहां भी उस क्रांति को, यानी कि उनका शोषण हुआ। जब कर बढ़ेगा तो वहां की क्रांति को भी सप्तवर्षीय युद्ध ने प्रेरित किया। तो ध्यान रखना, इस सप्तवर्षीय युद्ध की भूमिका फ्रांस की क्रांति में भी है और अमेरिका क्रांति में भी इसकी भूमिका दिखाई पड़ती है। तो बौद्धिकों की भूमिका, बौद्धिकों की भूमिका देखो, बौद्धिकों की भूमिका क्या थी। बौद्धिकों की भूमिका हमको जेम्स ओटिस, थॉमस पेन, ये कुछ बुद्धिजीवी वर्ग थे और थे वहां, फ्रैंकलिन जैसे व्यक्ति, एक और थे फ्रैंकलिन नाम था उनका। तो इन व्यक्तियों ने कहा कि देखो भाई, ये जो औपनिवेशिक शासन के अंदर तुम्हारा फिर से शोषण हो रहा है, और इन्होंने जागरूक किया कि यानी कि पुनर्जीवित किया, प्रबोधनकालीन चिंतन को पूरा वहां प्रेरित किया जाकर, क्योंकि ऑलरेडी वहां से एनलाइनमेंट से प्रेरित थे। इन्होंने वहां की आम जनता को कहा कि कहीं, जैसे जेम्स ओटिस जैसा व्यक्ति वही कहता है कि हमने इतिहास में देखा है कि राजा हमेशा दमन करते आए हैं, कि कहीं यह इनका एक तरीके से अधिकार तो नहीं बन गया है। तो जैसे ही ये बातें उस तरीके से वहां लोगों को प्रेरित करते हैं और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमेरिका के अंदर प्रगतिशील विचारों को प्रसारित किया। उनके माध्यमों से लोगों के अंदर प्रेरणा भरी, और प्रेरणा प्रेरित होते ही लोगों ने क्रांति का मार्ग अपना प्रशस्त किया। फिर देखो औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां क्या थी। देखो औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का मतलब, यानी कि उन्होंने जो अंग्रेजों ने वहां पर नीतियां बनाई, तो औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के क्रम में कुछ नीतियां ऐसी बनाई कि एक वहां अंग्रेजों ने बनाया नो वहन कानून, नो परिवहन। इस नो परिवहन के अंदर कहा गया कि देखो जितने भी जहाज हैं, यानी कि जो जहाज आएंगे या जो जहाज जाएंगे, यानी कि वह जहाज जो अमेरिका से माल इधर जाएगा या उधर जाएगा, वह माल केवल इंग्लैंड के तटों पर या अमेरिका के तटों पर केवल वही उन्हीं के जहाज आएंगे, यानी कि जो इंग्लैंड के उपनिवेश हैं उन्हीं के जहाज अमेरिका के तटों पर आएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जब यह नियम बना दिया कि जो अमेरिका के तट हैं उनके ऊपर जो जहाज आएंगे वही आएंगे जो ब्रिटिश के उपनिवेश हैं, और ब्रिटिश के उपनिवेश के अंदर जहाज किसके चलेंगे, ब्रिटिश के। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ब्रिटिश जो अमेरिका की वहां पर कोठियां थी, एक तरीके से व्यापार वाणिज्य करने वाली जो वहां संस्थाएं थी, वो किस पर निर्भर हो गई, जब दूसरों के जहाज वहां से बंद कर दिए गए, तो यानी कि ब्रिटिश जहाजों पर उनकी निर्भरता बढ़ गई और उनसे मनमाना रेंट, उसका भाड़ा लिया गया। उसी के तहत यह हुआ कि इससे ब्रिटिश जहाज रानी को एक तरीके से लाभ हुआ, यानी कि ब्रिटिश में जो जहाज उद्योग था उसको बढ़ा मिला और काफी अधिक लाभ हुआ। वहीं आपने देखा कि एक औद्योगिक कानून लेकर आए, और औद्योगिक कानून के अंदर यह कहा गया, औद्योगिक कानून, औद्योगिक कानून के अंदर यह बात कही गई कि जिस वस्तु का निर्माण ब्रिटिश करेगा उस वस्तु का निर्माण और कोई, यानी कि अमेरिका नहीं करेगा। जैसे उसी के साथ अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि देखा जाए तो जैसे तांबे को गलाना, वहीं पर कुछ जो तांबे को गलाने के कारखाने तो उनको बंद कर दिया गया, लोहे को गलाने के लिए
भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिए गए। तो जो लोहा गलाना और तांबा गलाना यानी कि अमेरिका के अंदर प्रतिबंध लगा दिए गए और वह सभी ब्रिटिश के अंदर किए गए कार्य। तो जिन चीजों से यहाँ पर लाभ होता था वो सभी इन औद्योगिक कानूनों के तहत बंद कर दिया गया। और उसी के साथ जो टोपिया वगैरह और वहां पर कुछ कपड़े बनते थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो उनकी अब पूर्ति जब यहाँ पर करने से प्रतिबंध लगा दिया गया तो ब्रिटिश से इनकी पूर्तियां होने लगी। तो यानी कि इससे ब्रिटिश के व्यापार को लाभ हुआ और ब्रिटिश के बाजारों को लाभ हुआ। इससे ब्रिटिश के बाजार फले फूले और अमेरिका को इसके अनुपात में घाटा हुआ। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश इससे लाभान्वित हुए और इन औपनिवेशिक नीतियों के माध्यम से अमेरिका को बहुत बड़ी हानि हुई। तो उसी के साथ में अब देखो यह इनकी जिस तरीके से इन्होंने नियम और कानून बनाए वहीं एक व्यापारिक कानून भी लेकर आए। वो व्यापारिक कानून के अंदर क्या कहा गया, व्यापारिक कानून, इस कानून के अंदर ब्रिटिश ने बहुत सारे ऐसे प्रावधान कर दिए कि देखो जो भी यहाँ पर यानी कि वस्तुएं जैसे व्यापार या चावल या तंबाकू जो भी होगा अमेरिका के अंदर जो उगाए जाते थे, जो व्यापार उनका किया जाता था वह अन्य कंट्रियों में भी किया जाता था। यानी कि जो जैसे कपास हुआ, तंबाकू हुआ, चावल हुआ, जो अमेरिका के अंदर उत्पादन हो रहा है यह केवल इस कानून के तहत केवल ब्रिटिश इसका केवल खरीदार होगा और कोई अन्य राष्ट्र इसका खरीदार नहीं होगा। यानी कि जो उत्पादन अमेरिका के अंदर होगा वह केवल कौन खरीदेगा, ब्रिटिश। जब ब्रिटिश खरीदेगा तो यानी कि यह अपने इसको बाजार की उपलब्धता ही सीमित होगी। तो अमेरिका के अंदर मनमाने तरीके से वहां पर यह व्यापार करेगा। यानी कि जब वहां कंपटीटर ही नहीं तो जो रेट यह देगा वस्तु का वही रेट वहां के व्यापारियों को लेना होगा। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बंद हो गई और ब्रिटिश वणिकवादी नीतियों को वहां अपनाते हुए, जबकि चाहत तो ब्रिटिश अमेरिका भी यह रखते थे कि हम भी प्रतिस्पर्धा में भाग लें, क्योंकि उसी समय पर यूरोप के अंदर उन वस्तुओं का मूल्य अमेरिकियों को ब्रिटिश जो मूल्य उनको दे रही थी उससे अधिक देने के लिए बहुत सारे राष्ट्र तैयार खड़े हुए थे। यानी कि अगर ब्रिटिश यह कानून न लाते और यह अमेरिकी लोग व्यापारी अपने माल को अन्य यूरोप के देशों में बेचते तो हो सकता था उनको 3 गुना या 4 गुना लाभ हो सकता था। लेकिन जब उनके व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया तो व्यापार को प्रतिबंधित करने के क्रम में इनको हानि हुई और एक तरीके से इससे भी ब्रिटिश को लाभ हुआ। तो अब आपने देख लिया कि औपनिवेशिक नीतियों के माध्यम से कैसे ब्रिटिश उनका शोषण कर रहे हैं। तो जब उस तरीके से उनका शोषण हो रहा था वहां, तो ये देखो ब्रिटिश शासन की नीतियां, ब्रिटिश शासन की नीतियां का मतलब ग्रेनविले की नीतियां और लॉर्ड नॉर्थ की नीतियां, यह क्या थी। अब देखो जब आपने देखा सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और ब्रिटिश सरकार के ऊपर बोझ बढ़ा, तो वहीं ब्रिटिश के जो सम्राट थे जॉर्ज थर्ड 1760 के आसपास, उन्होंने ग्रेनविले को कहा, ग्रेनविले उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे, कि कुछ इसकी जो हानि हुई इसकी भरपाई के लिए कुछ करो। तो उसी समय ग्रेनविले ने क्या किया, ग्रेनविले ने तुरंत वहां की आय इनकम जो कर वगैरह की आय व्यय की रिपोर्ट थी उनकी समीक्षा की और समीक्षा करते ही उन्होंने अमेरिका के अंदर कड़ाई से नियम कानूनों का पालन करने के लिए आदेश किया। यानी कि जो चोरी छिपे से व्यापार हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगाया और उसी के साथ में शुगर एक्ट जैसे, स्टैंप एक्ट जैसे टैक्स लगा दिए गए और स्टैंप एक्ट और शुगर एक्ट के माध्यम से करों का कर लोड बढ़ा दिया गया वहां पर। उसी को ग्रेनविले की नीतियां कहा गया। अगर देखा जाए तो ग्रेनविले की नीतियां जो बनी वहां पर, उन्होंने एक तरीके से देखा उधर तो अमेरिका के अंदर राष्ट्रवाद पूरा परिपक्व अवस्था में आते जा रहा था और 1760 के आसपास ही ग्रेनविले वहां पर ऐसी नीतियां लेकर आ रहे थे जिनसे शोषण पर शोषण अमेरिकियों का होता जा रहा था। उसी के माध्यम से जब ग्रेनविले ने टैक्स लगाया और वहां जहाज आते थे बंदरगाह पर और यहाँ पर क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त हो रहा था और राष्ट्रवाद पूरी अपनी परिपक्व अवस्था में, युवा अवस्था में प्रवेश करने जा रहा था, उसी समय पर यहाँ पर आप देखोगे अब ये जो लोग थे अमेरिका, वो कह रहे थे कि जो इन्होंने स्टैंप एक्ट और शुगर एक्ट बनाकर कर लगाए, इन्होंने कहा कि अब कर देने का मतलब क्या बैठता है, जब हमारे प्रतिनिधि नहीं है वहां की संसद में तो हम कर किस
बेसिस से दे, यानी कि आपको कर किस अधिकार से दे जब हमारे प्रतिनिधि नहीं है। तो अमेरिकियों ने कहा प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यानी कि कर देने से मना कर दिया। और वही इनकी अभिव्यक्ति बोस्टन टी पार्टी के रूप में बोस्टन बंदरगाह पड़ता है, वहीं पर इन्होंने जहाज को पलट दिया और उस तरीके से क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया और क्रांति प्रारंभ की। और क्रांति प्रारंभ करने की दिशा में इन्होंने अपनी क्रांति को पूर्ण बढ़ोतरी देते हुए स्वतंत्रता भी कहीं ना कहीं अर्जित की। उसी के साथ में लॉर्ड नॉर्थ की चयन नीति, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो यहाँ पर राष्ट्रवाद उभर रहा था, लॉर्ड नॉर्थ की जो चयन नीति आई वह कहीं ना कहीं उस राष्ट्रवाद को शांत करने के लिए, यानी कि ग्रेनविले की जो नीतियां बनी और उनसे जब बोस्टन टी पार्टी जैसी समस्याएं उभर कर आई तो देखा गया कि यह लोग इस कर का विरोध कर रहे हैं, यानी कि आंतरिक करों का विरोध कर रहे हैं, तो बाह्य करों का यह विरोध नहीं करेंगे। तो लॉर्ड नॉर्थ की वहां दिमाग की जो उपज चली, उसने कहा कि इंग्लैंड से में जो चाय जाती थी भारत की जैसे बाजारों से, यानी कि भारत से या चीन वगैरह से, जहां से भी, यहाँ से एशिया के अंदर से जो वो चाय खरीदते थे और वो पहले इंग्लैंड जाती थी, इंग्लैंड के बंदरगाहों से फिर वह यूरोप से होते हुए यूएस से जाती थी। तो लॉर्ड नॉर्थ ने एक नियम बनाया कि जो भारत से बंदरगाहों से जो चलेंगे चाय लेकर जहाज, वो सीधे कहाँ जाएंगे, यूएस से जाएंगे, यानी कि वह ब्रिटेन पहले नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से चाय को लेकर यूएस से जाएंगे ताकि उनकी जो परिवहन कॉस्ट है वह कम हो जाए, क्योंकि उससे उसकी डिस्टेंस कम होगी, तो डिस्टेंस कम होगी तो परिवहन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं इनको सस्ती दरों पर चाय उपलब्ध होगी, तो हो सकता है इनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन वहीं आप देखोगे उससे और ज्यादा यह लोग प्रेरित हुए और कहीं ना कहीं गुस्सा इनका राष्ट्रवाद पूरा का पूरा भरा हुआ था। और उसी के संदर्भ में जैसे ही वहां बंदरगाह पर जहाज गया, यानी कि चाय का जहाज जैसे ही जाएगा, तो उसी समय पर वहां क्या हुआ, राष्ट्रवाद तो अपनी पूरी की पूरी परिपक्व अवस्था में था ही। उसी समय वहां पर सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर पूरा चाय से भरा हुआ जहाज वहीं पर पलट दिया जाएगा और एक तरीके से यह कहा जाएगा कि अब हम कुछ भी नहीं मानेंगे, केवल अगर मानेंगे तो आजादी ही हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा और उसी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अब वो चाय सस्ती दरों पर चाय खरीदने के लिए भी राजी नहीं है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो पहले तो वह सुधारों की मांग कर रहे थे, लेकिन अब वह कहने लगे सीधा कि हमको स्वतंत्रता चाहिए ब्रिटिश से। एक तरीके से देखा जाए तो यह नारा उन्होंने देना प्रारंभ कर दिया था कि हमारे जब वहां संसद में प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, और उन्होंने सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से क्रांतियों को स्टार्ट किया और सशस्त्र विद्रोह करके क्रांति में अपनी जीत भी हासिल की। उसी के साथ में अब हम देखेंगे आगे परिणाम और इसके स्वरूप क्या रहे। तो परिणाम देखो, यानी कि परिणाम क्या हुए अमेरिका क्रांति के, अब परिणाम हमको देखना होगा। परिणाम यह हुए इसके, देखो अब परिणाम हम पढ़ेंगे, यानी कि इसके परिणाम पूरे विश्व के ऊपर पड़े एक तरीके से अमेरिका क्रांति की। तो परिणाम का पहला हम देखेंगे कि अमेरिका पर इसके क्या परिणाम रहे, यानी कि एक तरीके से इसका यूएसए पर क्या परिणाम, यानी प्रभाव भी लिख सकते हो इसको, यहाँ अगर लिखना चाहो तो प्रभाव भी लिख सकते हो। यूएसए पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर आप देखेंगे इसका ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर इसका फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, और फिर इसका इंडिया भी इससे छूता नहीं रहा, यानी कि इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो जैसे ही आज़ादी हुई और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, तो यानी कि यूएसए के अंदर आपने देखा लिखित संविधान बना, सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है। मानव अधिकारों को महत्वता दी गई, वहीं मुक्त व्यापार की नीतियों को अपनाया गया, एक तरीके से खुली अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवाद को अपनाया गया, और वहीं बहुत सारे मानव अधिकारों को लेकर संगठन बने, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी अपनाया गया। और उसी के साथ साथ शक्तियों के पृथक्करण जैसे बिंदुओं को, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रियों को लाया गया। एक तरीके से देखा जाए तो विश्व पर काफी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। वहीं देखो ब्रिटेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा या ब्रिटेन पर क्या परिणाम इसका आया, ब्रिटेन के संदर्भ में पड़ेगा। आपने देखा होगा कि ब्रिटेन ने जैसे ही इसके हाथ से यूएसए निकला तो इसका दृष्टिकोण बदल गया, और कहीं ना कहीं जब अमेरिका आजाद हुआ तो राजा की सत्ता भी और डाउन हुई और संसद का और महत्व बढ़ता चला गया। तो उसी के संदर्भ में ब्रिटिश ने देखा कि हमने प्रारंभ में अमेरिकियों के ऊपर कठोरता से नियंत्रण नहीं किया, तो उससे उन्होंने यह सीख ली। जैसे ही तुम देखोगे वहीं इंडिया पे देखो,
जैसे यानी कि अगर हमने कठोरता से स्टार्टिंग से नियंत्रण नहीं किया था तो उनमें जन चेतना का उसके कारण विकास हुआ। तो उन्होंने क्या काम किया, जैसे ही भारत में वह लोग आए और भारत के अंदर उन्होंने प्रारंभ से ही यहाँ से सीख लेकर कठोरता से नियंत्रण करना स्टार्ट किया, कठोरता के साथ। और वहीं आप देखोगे डलहौजी की हड़प नीति, वेलेजली की सहायक संधि, फूट डालो राज करो जैसे दर्शन, ये सभी यानी कि इनकी नीतियां, और उन नीतियों के माध्यम से क्या हुआ कि इंडिया के ऊपर उन्होंने स्टार्टिंग से कठोर नियंत्रण प्रारंभ किया। जैसी सहायक संधि वगैरह मैंने बताया आपको, हड़प नीति की, डलहौजी की हड़प नीति, वेबगत के सिद्धांत, दुनिया भर की ऐसी इन्होंने घेरे की नीति हेस्टिंग जैसे व्यक्तियों ने वह अपनाई और इंडिया के ऊपर स्टार्टिंग से यहाँ से सीख लेकर कठोरता से नियंत्रण करना प्रारंभ किया। वहीं देखो ये दोनों आपस में बिंदु जुड़े हुए हैं। ब्रिटेन ने बहुत सारी यानी कि श्वेत अश्वेत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला। वहीं देखोगे आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसे में इसने स्वशासन का अधिकार प्रारंभ से थोड़े दिन बाद तभी से स्वशासन का अधिकार दे दिया वहां पर, यानी कि लिबरल एक तरीके से अपना महाशासन चलाने का प्रयास किया। यानी कि कठोरता से नियंत्रण, जहां अश्वेत के प्रति कठोरता से नियंत्रण और श्वेतों के प्रति अकठोरता से नियंत्रण, यानी कि एक तरीके से थोड़ी रियायतों के साथ वहां पर शासन किया। तो देखा जाए तो अमेरिका के भारतीयों के ऊपर तो स्टार्टिंग से इन्होंने कठोरता से नियंत्रण किया। वहीं देखो फ्रांस के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश क्रांति का। अब आप देखोगे कि फ्रांस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिकी क्रांति के कारण ब्रिटिश के विरुद्ध फ्रांस में जो अमेरिकी योग का साथ दिया, यानी कि ब्रिटिश के विरुद्ध फ्रांस ने जो अमेरिकियों का साथ दिया सप्तवर्षीय युद्ध के में भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं खर्च बढ़ गया था। और खर्च बढ़ने से क्या हुआ कि एक तरीके से जो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी उस तरीके से देखा जाए तो उसने उसका बदला भी ले लिया। अमेरिका जब क्रांति हुई, जब वहां फ्रांस ने अपने सैनिक भेजे, तो देखा जाए तो यानी कि जो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी उस तरीके से वहां पर उसने अपना अमेरिका के साथ लगकर ब्रिटिश को रहा और ब्रिटिश से अपना वह बदला लिया जिसमें ब्रिटिश ने उसको फ्रांस को वहां से हरा के प्रतिष्ठापित किया था। दूसरा, जब वहां से ये सैनिक जो थे फ्रांस के अमेरिका से जीत कर यहाँ आए अपने फ्रांस की कंट्री के अंदर, तो वहीं आप देखोगे कि कुछ जो वहां से सैनिक आए वो चिंतन उनके अंदर भरा हुआ था। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो फ्रांस के अंदर सत्ता को, जैसे चर्च वगैरह सत्ता थी, उसके प्रति उन्होंने क्या किया, आवाज उठानी स्टार्ट की। और उसी आवाज उठाने के क्रम में लफायत जैसे नामक एक सैनिक ने वहां पर सेना के अंदर ही विचारों को, प्रगतिशील विचारों को प्रेरित करना प्रारंभ किया और जिससे जन जागरूकता को एक तरीके से उभारा और जन जागरूकता के क्रम में प्रेरित करना प्रारंभ किया लिफायते जैसे व्यक्ति ने। तो पूरी की पूरी सेना के अंदर भी एक तरीके से प्रगतिशील विचारों का महत्व बढ़ गया और वहीं उन्हीं के साथ साथ आम जन के अंदर भी प्रगतिशील विचारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाई और वह जागरूक हुए और शोषण के विरुद्ध उन्होंने भी वहां पर आवाज स्टार्ट की और धीरे से अपना क्रांति की ओर अग्रसर हुए। और देखा जाएगा फिर 1789 के तहत फ्रांस की क्रांति भी वहां पर होगी। तो यानी कि यह प्रभाव इसने इन चारों कंट्रियों पर छोड़ा। अब आप देखोगे स्वरूप क्या था इसका। स्वरूप आपने देखा कि मध्यम वर्गीय स्वरूप पहला, एक तरीके से देखा जाए तो मध्यम वर्गीय स्वरूप भी था, क्योंकि आपने जेम्स ओटिस जैसे व्यक्ति जो बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति थे वह मध्यम वर्ग से ही आते थे। दूसरा, प्रगतिशील विचार, तो केवल देखो मध्यम वर्गीय केवल नहीं है, क्योंकि वहीं आपने देखा होगा कि प्रगतिशील विचार आप देखो यानी कि शक्तियों का जैसे पृथक्करण, मानव अधिकार की बात हो रही है, वहीं पर व्यक्तिवाद की बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात हो रही है, पूंजीवाद, खुल मुक्त व्यापार व्यवस्था की बात हो रही है। तो यानी कि ये सारे क्या थे उस समय प्रगतिशील विचार। तो यानी कि इसका स्वरूप प्रगतिशील भी दिखाई पड़ता है। उसी के साथ अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति के रूप में, यानी कि अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति के रूप में सभी राज्यों ने मिलकर यानी कि आम जनता ने मिलकर उस क्रांति को सुनिश्चित किया। उसी तरीके से उपनिवेशवाद विरोधी स्वरूप, यानी कि ब्रिटिश के विरुद्ध राज्यों ने यानी कि सभी राज्यों ने मिलकर क्रांति प्रारंभ की। इसीलिए जब संविधान का निर्माण होगा तो ऐसा तुमने देखा है कि स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसको कहा जाता है, क्योंकि इसने एक क्रांति ने एक तो संविधान को दिया और संविधान के साथ एक ऐसे लोकतांत्रिक संविधान, राज्य को धर्म से अलग रखना, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का
निर्माण किया, यानी कि राज्य को धर्म से अलग रखना, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, उस तरीके के जो प्रगतिशील विचार आया और अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति के रूप में, यानी कि पूरे विश्व में इसने क्रांति को प्रेरित किया और इसके एग्जाम्पल देकर समय समय पर विभिन्न कॉन्टिनेंट यानी कि सारे मुल्कों ने इसको अपने केंद्र बिंदु में रखकर अपने विचारों को प्रेरित करते हुए इसके एग्जाम्पल देकर क्रांतियों को प्रेरित किया। वहीं आपने देखा उपनिवेशवाद विरोधी स्वरूप यानी कि कोलोनिज्म का सबसे पहले शिकार हुआ या नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले इसने एक स्वतंत्र रूप से अपनी आजादी प्राप्त की और एक लिखित संविधान का निर्माण किया और एक उपनिवेश जो स्वरूप था पूरा उसको तोड़कर एक क्रांति के रूप में अपनी आजादी सुनिश्चित की। और फिर तुमने देखा कि अमेरिका संविधान का निर्माण होगा और अमेरिका संविधान प्रगतिशील विचारों को अपने अंदर समाहित करेगा। तो वहीं कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जैसे पूंजीवाद, और पूंजीवाद जब आएगा तो यानी कि मध्यम वर्गीय स्वरूप, तो मध्यम वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। वहीं निजी संपत्ति का अधिकार भी दिया गया, तो निजी संपत्ति का अधिकार का मतलब मध्यम वर्ग की जो संपत्ति थी उसको सुनिश्चित करने का भी अधिकार दिया गया। तो देखो इसी तरीके से यहाँ से भी अगर आप देखोगे संविधान के अंदर यह बिंदु सारे प्रगतिशील मध्यम वर्गीय स्वरूप और सारे के सारे बिंदु आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उस तरीके से अमेरिका का संविधान बना जो पूरे विश्व के लिए एक चार्टर का काम किया जिसने। उसी तरीके से जो जो समय समय पर मुल्क आजाद होते चले गए और अपने यहाँ लोकतांत्रिक शासन को इसी पद्धति को लेकर आ गया है और पूरा का पूरा संविधान लिखित रूप में सबसे पहले बना और सारे फंडामेंटल राइट जैसे मूल्य उसी के तहत शक्ति का पृथक्करण, जैसे लोकतंत्र के अंदर पृथक्करण यानी कि कार्यपालिका का कार्य को जो नियम और कानून है उनको क्रियान्वित करना, विधेयिका का कार्य नियम और कानून को बनाना, वहीं न्यायपालिका का कार्य उनके नियम कानूनों की जांच करना और आम जनता के ऊपर हो रहे प्रताड़नाओं को देखना और उनको जस्टिस दिलवाना। उसी के साथ में अगर कोई नियम कानून गलत बन जाता है तो उसी का रिव्यू करना है, यानी कि जुडिशियरी रिव्यू जिसको बोलते हैं। वहीं से हमने भी कुछ अपने संविधान के अंदर जब हम अपना संविधान बना रहे थे भारतीय संविधान निर्माता, तो उन्होंने भी बहुत सारे बिंदु ऐसे लिए जिनमें कहीं ना कहीं अमेरिका संविधान से प्रेरित थे, तो उनको अपने अनुरूप जैसे आर्टिकल 13 जुडिशियरी रिव्यू, आर्टिकल 13 यानी कि न्याय पुनरावलोकन वह इसी संविधान की देन है। तो हमने भी कहीं ना कहीं इस संविधान से बहुत कुछ सीखा और अपने संविधान में लिया। तो ये हुआ अमेरिका क्रांति और क्या इसके परिणाम रहे, क्या इसका संविधान हमने आज पढ़ लिया। इसी के बाद अब एक इसी अमेरिका क्रांति से टॉपिक रहेगा गृह युद्ध अमेरिका का, इब्राहिम लिंकन की भूमिका पढ़ेंगे, उससे एक अलग क्वेश्चन बनेगा। अब इस पर जो क्वेश्चन बनेगा वह मैं उसी के साथ करा दूंगा क्योंकि ये लेक्चर हो गया बहुत बड़ा। तो मेंस का मैं क्वेश्चन इसका नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, इसका मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा और वहीं पर बोर्ड पर पहले उसका फॉर्मेट बनाऊंगा, उसके बाद मैं गृह युद्ध स्टार्ट करूंगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत है। अमेरिका क्रांति आज हमने समाप्त की। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अमेरिका के अंदर जो गृह युद्ध हुआ उसको पढ़ेंगे। तो गृह युद्ध के साथ साथ इस क्रांति से जो मेंस के प्रश्न होंगे उनका मैं यहीं पे फॉर्मेट भी बनवा दूंगा और 2-3 क्वेश्चन जो इस पर बनेंगे उनको मैं यहाँ लिखवा भी दूंगा। तो थैंक यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।